हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिटेक्निक एग्जाम 2020 की तैयारी करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दिया। आज हम लोग जो वर्क करने जा रहे हैं वो वर्क है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिसको अगर हम रिवाइज करते हैं, उस पर कंसंट्रेट होते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में हम उसको सॉल्व करके आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज मैं आपके सामने आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को आपके सामने रिवाइज करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्योंकि मैं अनिल पटेल आपका केमिस्ट्री टीचर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है। आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ जाएगा K2O, O3, Na2O2, F2O, यानी कि 4 ऑप्शन आ गए। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है किसकी, ऑक्सीजन एटम की +2। अब सिंपल सी बात है, आपको याद मैं दिला दूँ कि अगर कोई भी ऑक्सीजन अगर कोई भी मेटल के साथ, चाहे अल्कली मेटल हो चाहे अल्कलाइन मेटल हो, के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, ऑलवेज बी नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है। पोटेशियम क्या होता है, अल्कली मेटल्स में आता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी प्लस नहीं हो सकती ऑक्सीजन की। O3 यानी कि ओजोन जो है, O3 क्या है, नेटिव फॉर्म में है। तो एक नेटिव फॉर्म में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है। सेकेंड क्या है, Na2 यानी परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होती है। अब बचा हमारे पास क्या, F2O। अब F2O यानी कि याद रखिएगा कि प्लस तभी हो सकता है ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या, फ्लोराइड है। फ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2 होगी। सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपके 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे जब नेगेटिव हो गए तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर F2O है। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं विद इन सेकेंडों में। अब चेक करना अगर इस क्वेश्चन को, तो सीधी सी बात है, F2O में अगर निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेक कर ले अपने आंसर को। तो इसकी मान लेते हैं हमें क्या, -1 होती है, तो -2 प्लस ऑक्सीजन की लेट x इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है, 0, तो x इक्वल टू +2, यानी कि आंसर इज करेक्ट, माय आंसर इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर आप तुरंत याद रखिए स्टाइक्योमेट्री का फॉर्मूला। स्टाइक्योमेट्री जो है केमिस्ट्री का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का मास देखा जाए, N2 दो एटम है, एक का होता है 14, तो 14 × 2 यानी 28 ग्राम, यानी ये कह रहा है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है 28 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन का टोटल मास कितना है, 28 ग्राम में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.023 × 10⁻23। सिंपल सी बात है। अब 1 में कितना होगा, 6.023 × 10⁻23/28। अब पूछ रहा है कितने ग्राम में, 2.8 ग्राम में, दैट इज 2.8 ग्राम। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 2.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 28 है, 2.8 है। सिंपल सी बात है, यहाँ का एक, अगर आपको यहाँ से एक डेसिमल हटाना है तो इसको क्या करेंगे, 6.023 × 10⁻28/28 28 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आया, 6.023 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स निकले। अब आप सर चूज कर लीजिए, यानी बी, आंसर बी हमारा करेक्ट है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि SO2 + 2H2S gives 3S +
2H2O, यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म द सल्फर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऑप्शन है कि पहला स्टेज की सल्फर इज रिड्यूस एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, सेकेंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस, थर्ड सल्फर इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यानी कि सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है, और चौथा कह रहा है कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड सल्फर इज रिड्यूस। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी फॉर्मूला है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप नोट करिए। अब जानते हैं यहाँ पे सल्फर नेटिव फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, 2 से इस पे क्या हो गया +4, सल्फर की क्या होती है -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है प्लस, यानी कि हाइड्रोजन की प्लस होती है +1, जिससे सल्फर की -2 होती है, यहाँ +2। अब यहाँ पे -2 और +2। अब सिंपल सा आप यहाँ पे देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें सल्फर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी +4 से 0 घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज करता है तो कौन सा क्या होता है, रिडक्शन, यानी यहाँ पे SO2 जो है सल्फर में रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हाइड्रोजन की, या बोथ साइड हाइड्रोजन क्या है सेम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। सल्फर भी यहाँ पे चेक करेंगे सल्फर का, और यहाँ भी बोथ केस में क्या है इक्वल है। तो अब सल्फर का अगर चेक किया जाए तो सल्फर क्या कर रहा है +4 और 0, यानी +4 से 0, और यहाँ से सॉरी -2 से +4 की तरफ, अब 0 की तरफ, H2S के केस में और सल्फर केस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड किस में हो रहा है H3S में क्या हो रहा है -2 से 0, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया। जब इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो डिक्रीज किया तो रिडक्शन और डिक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन, यानी कि सल्फर ही एक ऐसा आइटम है जो दोनों रिएक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब यहाँ पे ये तो होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन कि सल्फर इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, किसमें सल्फर SO2 NH2S किस में हो रहा है, SO2S3S में रिड्यूस और H2S में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन, सिंपल सा आप क्या करो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और चेक करो किसकी बढ़ रही है किसकी घट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन अमलगम एज, यानी कि अमलगम का मुख्य घटक क्या होता है। तो पहला है ऑप्शन दिया मरकरी, दूसरा है अल्कली मेटल, तीसरा कोई अल्कली, चौथा है सिल्वर। तो इन चारों में से हमें चूज करना है कि हमारा करेक्ट आंसर हो। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अमलगम होता क्या है। तो अमलगम जो होता है मिक्सचर होता है किसका, लिक्विड मरकरी यानी Hg प्लस एलॉय, ये लिक्विड मरकरी और एलॉय मिलकर के अमलगम फॉर्म करते हैं, जिसका रोल होता है डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं कैविटी को फिल करने के लिए, यानी जब किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो अमलगम का यूज किया जाता है। तो यानी कि अमलगम से आप याद रखिएगा कि मरकरी का ही रिलेशन है। तो सीधी सी बात है पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 150 डेज। आफ्टर 600 डेज 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी रिड्यूस टू, यानी कि 600 डेज के बाद ये ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना रिड्यूस्ड होगा। तो पहला ऑप्शन है कि 1/16 ग्राम होगा, दूसरा कि 1/8 ग्राम होगा, तीसरा कि 1/32 ग्राम होगा, कि चौथा 15/16। 4 ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे में जो रेडियो एक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड्स का फॉर्मूला अप्लाई करने पर, तो A = A0 × 1/2 और × T/T/2
टी, यानी टी यहाँ पे स्मॉल टी है अपॉन कैपिटल टी, टी जिसे टाइम कहते हैं, यानी जो टाइम दिया है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद उसमें चेंजेज होंगे। तो यहाँ पे हमें सीधे फाइंड आउट करना है कि 600 डेज, यानी ये क्या है, स्मॉल टी है। और कितने एलिमेंट का कितने दिन है लाइफ पीरियड, 150 डेज का है, यानी कैपिटल टी हाफ लाइफ टाइम जो है उसका 150 है। तो इस फार्मूला पे जब हम अप्लाई करेंगे तो इनिशियली क्या करेंगे कि A0 1/2 टी की वैल्यू हमारी स्मॉल टी की 600 अपॉन 150, तो A0 इंटू 1/2 इधर क्या जाएगा, 150 से 600 डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, यानी A0 1/2 के पावर 4, यानी कि A0 इंटू 1/16। अब इनिशियली क्या है, कितना ग्राम, A0 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1/16, यानी सीधे क्या आ गया, 1/16 ग्राम। तो आंसर देखिए कहाँ है, पहला। तो इस तरह से हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि कैसे हम यहाँ पे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आप ये फार्मूला याद रखे रहिएगा, ये हमें निकालना है। इसमें A0 जो है आपको दिखाना, जो वैल्यू दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो वेट दिया रहेगा, तो आसानी से मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6 की हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट, लेड एंड कॉपर साल्ट, नन ऑफ दीज, यानी ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हार्डनेस होती क्या है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और देयर क्लोराइड्स। तो सिंपल सी बात है कि हार्डनेस जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से ही होती है। तो सिंपल सा आप इसमें क्या करिए कि लेड एंड कॉपर हो ही नहीं सकता, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दिया हुआ है, और सोडियम पोटेशियम जो है हार्डनेस में अगर पाए जाते हैं तो वो हार्डनेस नहीं कहलाता है वाटर, तो ये नहीं होगा। और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखिएगा, हार्डनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखिए कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो वही वो हार्ड वाटर कहलाएगा। हार्डनेस रिलेटेड कोई भी है, बस आपको 2 ही बातें याद रखना है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट और देयर क्लोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे दिया है 38.71%, हाइड्रोजन का परसेंटेज 9.67% है, यानी ये परसेंटेज है। और तीसरा हमारा जो कंटेंट है वो ऑक्सीजन है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है हमें, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें नहीं दी हुई है, तो सिंपली से आप क्या करेंगे कि 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है, यानी कि 38.71 और 9.67, पहले हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 8 7 6 13, यानी 48.38% आ गया दोनों को मिला करके। अब हमें करना क्या है, इनमें से 48.38 को माइनस करना है। यानी 51.67% हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें मालूम हो गया, कार्बन का ऑलरेडी हमारे पास है और हाइड्रोजन का ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमारा जो कंपाउंड है किस फॉर्म में है, पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। इनके परसेंटेज कितने दिए हुए हैं, 38.71, इसके परसेंटेज कितने हैं, 9.67, और इसका परसेंटेज कितना निकला, 51.62%। अब इनके एटॉमिक मासेस हमें पता है 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। अब हमें इसके क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 38.71% को 12 से, 9.67% को 1 से,
51.62% को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो एवरेज आएगा लगभग इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 38.71 यानी 3.22 आ गया। इसको डिवाइड करने पर इसका क्या आएगा 9.67 आएगा। और यहाँ पे 51 को हमें क्या करना है 16 से करना है। यानी इसका आया 3.22। तो सीधे से है रेशियो क्या दिख रहा है 393, यानी कि सिंपल सा है। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं कि अगर सिंप्लीफाई जनरल लिखा तो 131 के फॉर्म में आपके सामने देखा 393। तो ये सिंपल सा रेशियो हमारे पास क्या है, कार्बन का रेशियो क्या आया 1C1H3O1, यानी इंपेरिकल फार्मूला कभी इस फॉर्म में तो 1 के होता नहीं, यानी CH3O। तो अब ऑप्शन में आप देख लीजिए CH3O कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन हमारे सामने है CH3, यानी इंपेरिकल फार्मूला हमारा क्या हुआ CH3O हुआ। तो इस तरह से हम इंपेरिकल फार्मूला यानी ये परसेंटेज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे लगा सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक एज। ऑप्शन इज वैकेलाइट, मेलामाइन, PVC, ऑल ऑफ दीज। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में पहले डिफरेंस समझिए कि थर्मोसेटिंग जो होता है जिसे एक ऐसा प्लास्टिक जिसे हम गर्म करें तो क्या करें, गर्म करने पर उसे आप शेप दे सके, फोल्ड कर सके, उसकी साइज को बढ़ा सके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसे आप अगर जब गर्म करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मेल्ट करने के लिए, यानी वो हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो पाएगा और दोबारा वो पुनः अपने शेप में नहीं आ पाएगा। और अगर उसे पीटेंगे तो आसानी से सॉलिड की तरह टूटता है, जैसे कोई पार्टिकल हो तोड़ दीजिए तो टूट जाए। तो वैकेलाइट आप देखें घरों में बिजली के जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं वैकेलाइट का, उसे जल्दी वो हीट नहीं होते हैं या जल्दी मेल्ट भी नहीं करते, अगर उन्हें तोड़ेंगे तो ब्रेक मतलब पार्टिकल के रूप में तोड़ते हैं। तो ये तो थर्मोसेटिंग का आंसर है। मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग में आता है। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, यानी कि PVC एक ऐसा प्लास्टिक है जो थर्मोप्लास्टिक में आता है जिसे आप गर्म करके शेप दे सकते हैं उसकी साइज पर। जैसे आपके घरों में पानी की टंकियों में जो पाइप लगे रहते हैं और रूफ का जो पानी नीचे निकालने के लिए भी जो पाइप होते हैं वो PVC के ही बने होते हैं। तो PVC जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो पहले आप इसे क्या कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एज। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूछ रहा है कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन दिया है AR यानी आर्गन 4s2 3d9 4p1। दूसरा है 4s2 3d9। तीसरा है आर्गन 4s2 3d10 4p1। और चौथा है आर्गन 4s1 3d9 और 4p1। तो ये जो है आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है। तो आर्गन से रिप्रेजेंट करें, आर्गन प्लस 4s2 3d9 4p1, यानी कि कॉपर का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है कॉपर का। तो 29 है, यानी कि सीधे से इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9।
अब एक आर्गन का कितना होता है 18, यानी आर्गन जो है यहाँ तक देखेंगे ऐड करेंगे तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा, क्योंकि आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक आर्गन हो गया। प्लस बचा क्या हमारे पास 4s2 3d9, यानी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ऑप्शन कर रहा है। तो आप आसानी से इस तरह से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, और किसका अगर किसी दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका भी एटॉमिक नंबर आपको, जैसे यहाँ पे आर्गन को, तो आप इसे देख लीजिए और इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग आयनिक हाइड्रोइड आयनिक हाइड्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया है BH3, SiH4, PH3, MgH2। तो पहले आयनिक हाइड्राइड होते क्या है कि आयनिक हाइड्राइड आर मेड अप ऑफ द एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बोरॉन जो है क्या एल्कली मेटल में आता है, नहीं, यानी ये तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के आयनिक हाइड्राइड बनाएगा नहीं। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये भी एल्कली मेटल्स में फिलहाल आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फास्फोरस नॉन मेटल है, ये 15 ग्रुप का है, ये भी नहीं आएगा। अब बचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में आता है, एल्कली अर्थ मेटल में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। और जब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका हाइड्रोजन के इस केस में, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी +2 होती है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब इन दोनों का ब्रेक डाउन होगा तो आयंस फॉर्म होते हैं, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर है कि आयनिक हाइड्राइड जो होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड होगा। तो आई होप कि आप लोग को आज यहाँ मैंने आपके सामने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया, और आपको मज़ा भी आया होगा, मुझे उम्मीद है, और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे की बहुत सारे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं आने वाले हैं एग्जाम में, वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जो है, या मेल के थ्रू, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और अदर कोई भी प्रॉब्लम्स है उससे भी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।